हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम पहुंचे हैं छायावादी साहित्य पर। और छायावादी युग में आज हमारा पार्ट 8 है। इससे पहले हमने भाग 7 कंप्लीट कर लिया था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल पर पहुंच गए। इतनी सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लीजिए। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, एल टी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस या फिर डी ट्रिपल एस भी, किसी भी स्टेट से आप हिंदी की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझिए ये महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए ही है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और आपकी परीक्षा में आपको एक कदम आगे लेकर जाएंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना है। मैंने आपको इसीलिए इस बुक में जितने भी, मतलब अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपको जो डाउट वाले प्रश्न है वो भी क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे चित्रलेखा, ठीक है। ये एक, कई सारी रचनाएं जो हैं हिंदी साहित्य में एक जैसी ही हैं, एक जैसे सेम नाम है। आपको इतना कंफ्यूजन होता है, जितना आप कहते हैं ना मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, वो वाली स्थिति। थोड़ा पढ़ लोगे तो पता लगेगा इतना ही है बस सब कुछ। लेकिन जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमारी कंफ्यूजन दूर होती चली जाएगी और वो चीज़ हमारे सामने आती जाएंगी। क्योंकि जितनी स्टडी हम करते हैं वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाती है और सफलता में मिल जाती है। क्योंकि पेपर में एग्जामिनर जो है इसी तरीके के प्रश्नों को लेकर आता है। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और हमें लगता है हमने बस एक बुक कंप्लीट कर लिया या एक दो जगह से पढ़ लिया, बस हो गया काम। नहीं, हमें अपने नोट्स बनाने हैं, अपनी बुक से पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है। और जो भी आपको सीरीज चल रही है आप इसे भी कंप्लीट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए कंफ्यूजन रचनाओं को। क्योंकि एग्जामिनर, इन्हीं से तो आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसे तो सभी पास होते हैं, एकेडमिक तो है नहीं हमारा कि आपको सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन लेकर आना है। यहाँ तो आपको स्कोर करना है ज्यादा से ज्यादा। जितना आप स्कोर लेकर, वैकेंसी अगर 10 है तो 10 ही लोगों को लिया जाएगा, 50 है तो 50 लोगों को लिया जाएगा। और आप देख ही रहे हो किस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। एग्जामिनर जो एक दो प्रश्न से हम पीछे हो जाते हैं, इस तरीके के प्रश्न डालता है, तो उसके लिए हमें ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चित्रलेखा बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर उपन्यास आ जाता है तो भगवती चरण वर्मा का है। ध्यान से देखना, एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ना, क्वांटिटी ना पढ़कर क्वालिटी पढ़ना, ठीक है। कि अगर आपने 100 प्रश्न पढ़ लिए तो उन 100 प्रश्नों से कोई भी प्रश्न आएगा तो हम अच्छे से आंसर दे पाएंगे, उनमें से गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपको क्लियर होता है कि अगर पूछा चित्रलेखा उपन्यास किसका है, तो उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का, ठीक है। ध्यान से देखना है। और इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है। प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। अब नीचे आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रही हूँ सीरीज आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगला प्रश्न है फिर से चित्रलेखा। अगर आप मान लीजिए हमने जल्दबाजी में पढ़ा, ध्यान नहीं दिया कि ये उपन्यास था, ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया भगवती वर्मा जी का है, ठीक है। अब क्या एग्जामिनर क्या करता है, आपको ऑप्शन में भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा दोनों ही दे देंगे। वर्मा वर्मा आप कंफ्यूजन हो जाओगे। हम थोड़ा बहुत पढ़ा, एक बार पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो गलतियां करेंगे हम। और ये गलतियां हमें क्या करती हैं, एग्जाम से बाहर कर देती हैं, हमारी सीट हमें नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर पूछा जाता है उपन्यास के बारे में चित्रलेखा, तो ये आपका हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी का। अगर पूछा जाए काव्य संग्रह, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये है आपका काव्य संग्रह। काव्य संग्रह है आपका राम कुमार वर्मा जी का। समझ में आया इस चीज, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। नोट्स बनाते, कंफ्यूजिंग रचनाओं को आपको एक तरफ लिखना। जैसे हमने पिछले चंपू काव्य में पढ़ा था, ठीक है। किसका पढ़ा था आप बताएंगे, उर्वशी के बारे में। उर्वशी जो है काव्य संग्रह किसका, उर्वशी चंपू काव्य किसका, पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो उनको आप देख लीजिए। इस तरीके से मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाओं को ट्रिक्स से कैसे याद रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्टों को हमें याद करना है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके और परीक्षा में आप सफलता हासिल कर सके। नेक्स्ट है सप्त सरोज। सप्त सरोज हमें ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को फिर से मैं कह रही हूँ, कहानी संग्रह पूछा गया है, किसका है आपको बताना है। तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट है बच्चन की मधुशाला। मधुशाला, ठीक है, निशा निमंत्रण, मधुबाला, ये सब की सब रचनाएं जो है किसकी हैं, बच्चन जी की हैं। पूछा गया प्रकाशन वर्ष, तो आपको याद कैसे रखना है, बताना है आपको। तो मधुशाला, ठीक है, मधुशाला जो है 1935, ठीक है। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, ये हरवंश राय बच्चन जी की हैं और 1935, ठीक है। नेक्स्ट है मधुशाला क्या है, मधुशाला काव्य क्या है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ठीक है। जैसे सप्त सरोज क्या है, कहानी संग्रह। तो पूछा जा सकता है आपको नेक्स्ट प्रश्न में कि सप्त सरोज जो है वो क्या है, कहानी संग्रह। कहानी भी होगा ऑप्शन में, ठीक है। कहानी संग्रह जहाँ बहुत सारी कहानियों का संग्रह है, एक से अधिक, 10 हो सकती, 50 हो सकती, 2 हो सकती, 4 हो सकती। तो कहानी संग्रह मतलब एक से अधिक, बहुवचन बनाना, ठीक है। मधुशाला क्या है, एक काव्य है। नेक्स्ट है दिनकर जी की रेणुका।
विधा क्या है? आप देख रहे हो किस तरीके से प्रश्न पूछे, तो विधा पूछा गया, फिर से वही आ गया। विधा का मतलब हिंदी साहित्य में हमारे पास एक काव्य खंड और एक गद्य खंड है। गद्य खंड में कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र, चलचित्र, यात्रा वृत्तांत, ये सब विधाएं कहलाती हैं। काव्य की बात करते हैं, दोहा, चौपाई, सोठा, छंद, पद, कविता, गीत, ये सब विधाएं हैं। तो आपको ये विधाओं को ध्यान से देखना है कि ये किसकी है, रेणुका किसकी है, दिनकर जी की, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, रेणुका जो है काव्य किसका है, दिनकर जी का। रेणुका जो है, ठीक है, अब आपको यहाँ से पूछा गया है कि जो रेणुका है वो विधा क्या है, तो रेणुका एक क्या है, काव्य है, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है पृथ्वीराज की आंखें, किसका एकांकी संग्रह, नाटक का एक प्रकार होता है एकांकी नाटक। ठीक है, तो एकांकी संग्रह भी है, बहुत सारे एकांकी नाटकों का संग्रह है, आपको बताना है। चारों ही लोगों ने एकांकी लिखे हुए हैं, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश और रामकुमार वर्मा। तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज की आंखें जो है वो किसका है, रामकुमार वर्मा जी का। नेक्स्ट है हमारा अज्ञेय का काव्य संग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है लास्ट ईयर एग्जाम में, ये पूछा आया हुआ था डीएसएसबी में कि भग्नदूत जो है वो क्या विधा है, ये काव्य संग्रह है, किसका, अज्ञेय जी का। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम पूछा गया था, डीएसएसबी के एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, क्योंकि जिस नाम से कभी फेमस रहता है, निराला, निराला पूरा नाम क्या है, तो कवियों के पूरे नाम, उनके उपनाम, ठीक है, उनके इस तरीके से हमें याद होना चाहिए। तो सच्चिदानंद हीरानंद बासन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद बासन अज्ञेय, ये है अज्ञेय का पूरा नाम, और ये क्या है, भग्नदूत काव्य संग्रह है। अब आपको पूछा गया है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये है 1933। नेक्स्ट, निम्न में से उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित गद्य कौन सा है, ठीक है, अपना अपना भाग्य, बीमार का इलाज, मेरी जीवन रेखा या अकेली, आपको बताना है। ठीक है, तो ये है आपका उदय शंकर भट्ट, बीमार का इलाज। शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज किसकी विधा है, किस विधा की रचना है, आपको बताना है। शुद्ध कविता की खोज, अब देखो इसमें कविता वर्ड आया, तो हम कहीं ऐसा लगा दें कविता क्या है, कैसे होगा क्या, तो हमें इस पे नहीं जाना है। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चे अगर पढ़े नहीं होंगे, तुक्का मारेंगे, तो क्या करेंगे, शुद्ध कविता की खोज कविता भी लगा देंगे, लेकिन एक्चुअल में ये विधा क्या है, विधा निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है टूटते परिवेश के रचनाकार कौन है, टूटते परिवेश के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर। परिवेश मतलब क्या होता है कि हमारा जो आसपास का पर्यावरण है, वातावरण है, घर परिवार है, जब इंसान की मृत्यु होती है, विष्णु जी के पास जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं, तो हमारे सारे रिश्ते नाते परिवेश सारा टूट जाता है। ऐसे कुछ कुछ ट्रिक से कहीं से ऐसे कहानी बना लो जिससे आपको एक बार पढ़ो और वो कंफ्यूजन भी ना रहे और आप याद हो जाए। तो टूटते परिवेश, परिवेश हमारे कब टूट जाते हैं, जब इंसान क्या होता है, इस संसार से विदा लेता है। ठीक है, कहाँ जाता है, विष्णु जी के पास जाता है, वैकुंठ धाम में जाता है। स्वर्ग की कल्पना, स्वर्ग की कल्पना, ठीक है, अब देखेंगे स्वर्ग की कल्पना। ठीक है, कविता हरियोद्ध जी की। अब देखो यहाँ पर आपको प्रश्न मिला, ठीक है, कविता हरियोद्ध जी की किस काव्य संग्रह में है। अब ये कविता का नाम है, काव्य संग्रह नहीं है, कविता है, उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। विधा पूछे तो कविता है। ठीक है, अब ये कविता जो है वो किसी न किसी संग्रह, जैसे था निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, इसी तरीके से कविताओं का संग्रह इनकी किस कविता संग्रह में है, तो ये है आपके पारिजात में। ठीक है, नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा। बहुत ही मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बहुत ही भावात्मक कहानियां है, अगर आपने देखेंगे तो आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सवा सेर गेहूं और इस तरीके से नमक का दरोगा, ठीक है, कफन, बहुत सारी उनकी कहानियां हैं जो आप देखेंगे, अगर दूरदर्शन पे भी उनको प्ले किया गया है। पूर्णिमा, पंच सरोवर, मान सरोवर, सप्त सरोज, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, कहानी नहीं पूछी गई, मुंशी प्रेमचंद जी की भी क्या पूछा गया, उनके जो कहानी संग्रह है, ठीक है, इस तरीके से 8 भाग मानसरोवर में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मानसरोवर में इनके 8 भागों में संग्रहित है, 300 के आसपास कहानियां लिखी मुंशी प्रेमचंद ने। तो पूछा गया है कि तो ये किसमें है, पंच परमेश्वर, ठीक है, नमक का दरोगा। नेक्स्ट है कामायनी दर्शन के रचनाकार कौन है, कामायनी, कामायनी महाकाव्य नहीं पूछा गया, कामायनी दर्शन, ठीक है, कामायनी दर्शन, कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अब पूछा गया कामायनी दर्शन रचनाकार किसके, इसके रचनाकार कौन है, तो ये विजेंद्र है। नेक्स्ट साकेत महाकाव्य, साकेत महाकाव्य बताना है किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी नायिका बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पिछले कई एग्जाम का फेवरेट, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया, क्योंकि बाकी तो हम पढ़ते हैं, लेकिन साकेत की नायिका आपको बतानी कौन है इसमें। खड़ी बोली, अवधि, ब्रजभाषा, तो किसमें है ये, खड़ी बोली में। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है साकेत महाकाव्य किसने लिखा और साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है उग्र जी का कौन सा कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये इनका पूरा नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा कौन सा इनका निबंध संग्रह था, ठीक है, कहानी संग्रह था जिसको जब्त कर लिया गया था सरकार ने, ठीक है, आपको बताना है। तो ये कौन सा है, चिंगारियां, इनका उग्र इसलिए, इनकी जितनी भी आप देखेंगे सारे बलात्कार, चॉकलेट, चिंगारियां, दो गज, ये इनके रचनाएं हैं, इनकी निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है, कहानी है, तो इसीलिए इनका नाम ही उग्र, इनका टाइटल पड़ा हुआ है, पांडे बेचन शर्मा इनका नाम है, उग्र इनका, ठीक है, उपनाम है। पनघट कहानी संग्रह, पनघट, ठीक है, कहानी संग्रह, पनघट पे गोपियां जाती थी,
ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? वहां भगवान कृष्ण के सुंदर दर्शन हो जाते थे, वहां भगवान कृष्ण के क्या हो जाते थे? सुंदर दर्शन। पनघट पे गोपियां पहले जाया करती थी। तो पनघट कहानी संग्रह किसका? सुदर्शन जी का। दुखवा मैं कैसे कहूँ मोरी सजनी, दुखवा मैं कैसे कहूँ मोरी सजनी, आपको बताना है कहानी संग्रह। एक तो बताना आपको गद्य रचना वो क्या है, विधा कहानी है। अब आपको बताना है कि ये किसका है। देखो, जो व्यक्ति आज की डेट में अगर आप देखेंगे चतुर होगा, ठीक है, वो किसी से अपना दुख नहीं कहेगा। कारण क्या है कि आज के समय में लोग किसी का सपोर्ट नहीं करते, उसका क्या करते हैं, समय रहते ही उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। कोई बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर। वर्तमान में अगर आप देखें, इतना इंसान के पास टाइम ही नहीं है, सेल्फिश हो गया, अपने अपने में लगा है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ऐसा सब नहीं है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। बस हमें याद रखना है, ज्यादातर आप देखेंगे इस तरीके से, क्योंकि अपना अगर कोई परेशानी दुख है तो हमें खुद ही उस समस्या से बाहर निकलना पड़ेगा। तो चतुर व्यक्ति बस याद रखने के लिए है, ठीक है। तो चतुर व्यक्ति क्या होगा, वो किसी से नहीं कहेगा अपना दुख, उसको खुद से सोल्यूशन निकालना, खुद से समाधान निकालना। सुमाता, सुमाता प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? सुमाता, ठीक है, आपको बताना है। सुमाता है देवव्रत की, ठीक है। नेक्स्ट बताना है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आपको बताना है कौन सी है। तो ये है ग्राम। नेक्स्ट है प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? पहली तो ग्राम में है, ठीक है। जो फेमस लेखक आप देखें, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, भारत नरेशन, इनकी पहली अंतिम रचनाएं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी अंतिम जो है सालवती है, ठीक है। अंतिम कौन सी है? सालवती है। नेक्स्ट आपको बताना है मधुलिका प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? अब ये पात्र भी पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट कहानी लेखक है, कुछ भी उपन्यासकार है, उनके जो इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, ठीक है, तो उनके पात्र भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो आपको बताना है कि मधुलिका को क्या मिला है? पुरस्कार मिला है, ठीक है। मधुलिका को क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 की अंतिम कहानी है इनकी, मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। ये है कफन, जिसमें बाप बेटा जो है वो क्या करते हैं, कफन के जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसको भी बेच के दारू पी लेते हैं। तो ये कफन जो है। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम में, अभी हमने पूछा था ग्राम कहानी किस वर्ष प्रकाशित, यहाँ से देखो 3 प्रश्न आपके एक साथ कवर हो गए। प्रसाद की पहली कहानी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी? ग्राम में। किस वर्ष प्रकाशन हुआ? 1911 में। किस पत्र में छपी थी? आपको बताना है। तो ये इंद्र में छपी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी गल्प कला का विकास, हिंदी गल्प कला का विकास निबंध के निबंधकार कौन है? निबंध है ये, हिंदी गल्प कला का विकास, ये निबंध है। और आपको बताना है कि ये किसका निबंध है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज नहीं है, चाहे वे इसे माने या ना माने। प्रसाद कौशिक जैनेन्द्र की रचनाओं के विषय में तो ये हमें कुछ कहना नहीं है। उनकी चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती है। पाश्चात्य कहानी साहित्य से हिंदी की तुलना के संदर्भ में कथन किसने कहा है? आपको बताना है। पाश्चात्य और भारतीय कहानियों के बीच में ये जो है तुलनात्मक अध्ययन किसने किया? तो ये आपके कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट है तावन, तावान किसकी कहानी है? तावन, तो आपको बताना ही है आपके जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन, अब यह कैसे रखेंगे? रक्षाबंधन विश्व भर मनाता है, विश्व भर मनाता है विश्वम्बर शर्मा कौशिक। किसकी है? विश्वम्बर शर्मा कौशिक। तो रक्षाबंधन कौन मनाता है? विश्व भर मनाता है विश्वम्बर शर्मा कौशिक। आपको ऐसे याद रखना है, विश्वम्भर शर्मा, उसमें निकल के आ रहा है विश्व भर, ऐसे लगता है बोलने पे। तो रक्षाबंधन कौन मनाता है? विश्व भर मनाता है। जैनेन्द्र की हत्या कहानी, हत्या कहानी किसकी है? जैनेन्द्र जी की है, ठीक है। अब आपको बताना है जैनेन्द्र की कहानी हत्या वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है कि किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1927 में। नेक्स्ट है त्रिपथगा, त्रिपथगा कहानी संग्रह किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पे टिक लगा लीजिए, ठीक है। ये कहानी संग्रह जो है किसका है? जैनेन्द्र का, अज्ञे का, सुदर्शन का, प्रसाद का। आपको बताना है कि ये किसका है। तो ये है आपके अज्ञे जी का। नेक्स्ट है त्रिपथगा कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो ये हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है शिवरानी देवी, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, ठीक है, ये लिखी हुई इन्होंने रचना प्रेमचंद घर में। ये किसकी पत्नी थी? किसकी अर्धांगिनी थी? तो मुंशी प्रेमचंद की। अमृत राय इनके पुत्र का नाम है और शिवरानी देवी इनकी पत्नी का नाम है। इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है? इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है? ये है आपकी भगवती चढ़ वर्मा जी की। नेक्स्ट है श्रीमती गजानंद शास्त्री, ठीक है, कहानी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। तो ये है आपके निराला जी। नेक्स्ट है कानों में कंगना, कानों में कंगना, ठीक है, आपको बताना है। देखो कानों में कंगना, कानों में जो पहन रखा है, इयरिंग्स पहन रखे हैं, किसने? राधिका ने। इतने बड़े हैं जैसे वो कंगना के समान, कंगन होता है ना हाथ में पहनते, आजकल लड़के ने बड़ी बड़ी पहन लेती है इयरिंग्स। तो वही बताया कि कानों में कंगना पहन रखा राधिका ने, ठीक है। कंगना पहन रखा है, ऐसा इयरिंग्स पहना है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि उसने कंगन पहन रखा है। याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट है कवि की स्त्री, कवि की स्त्री आपको बताना है कहानी किसकी है? कवि की स्त्री कहानी किसकी है? आपको बताना है जल्दी से। तो ये है आपका विशंबर शर्मा कौशिक जी का।
नेक्स्ट है हमारा महादेवी का काव्य संग्रह सांध्या गीत। ठीक है, आपको बताना है सांध्या गीत जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। महादेव वर्मा जी की रचनाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद रखनी है। हम छायावादी पढ़ रहे हैं, स्तंभ कहे जाते हैं, प्रसाद पद निराला वर्मा, महादेव वर्मा उसमें से एक हैं। आपको बताना है कि संध्या गीत इनका किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, 1936 में। नेक्स्ट है हृदय की प्यास। हृदय की प्यास आपको बताना है, तो ये है आपके चतुरसेन शास्त्री जी का। बधुआ की बेटी, बधुआ की बेटी आपको बताना है किसका उपन्यास है, विधा क्या है, उपन्यास है। ठीक है, अब किसका है आपको ये बताना है, तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। नेक्स्ट है देहाती दुनिया। अब देहात से क्या है, क्षेत्र, अंचल, गांव की बात हो रही है, तो ये आपको बताना है आंचलिक। कैसा उपन्यास है, कुछ चीजें थोड़ा बहुत हम कभी कभी सब में नहीं लगा सकते, कविता की बात हो रही है, दिया है विधा निबंध। देहाती दुनिया क्या है, उपन्यास है। ठीक है, देहाती दुनिया मतलब आंचलिक है, ऐतिहासिक भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हर जगह नहीं तुक्का लगा सकते हैं कि उसमें से निकला, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ जगह आप ऐसे देहात का मतलब आंचल से, ठीक है आंचल मतलब क्षेत्र विशेष से। प्रेमचंद युग की सबसे अक्खड़ और बदनाम, अभी बताया था मैंने आपको कि उग्र। ठीक है, तो ये जो है आपके कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनकी रचनाओं के नाम ही ऐसे अक्खड़पन जैसे दिए हुए। दिल्ली का विचार उपन्यास के लेखक कौन है, दिल्ली का विचार ये कौन सा है, उपन्यास है, किसका, ऋषभ चरण जैन का है। नेक्स्ट है आकाशदीप इंद्रजाल आंधी। ठीक है, आकाशदीप इंद्रजाल आंधी, तो अब शायद आपको याद आ गया होगा कि ये किसकी कहानियों की बात हो रही है, कहानी संग। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की। छायावादी युग में सबसे प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं, छायावादी युग में सबसे प्रसिद्ध निबंध, तो भाई ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट किस निबंधकार ने सॉरी छायावाद को भाषा का जादूगर, भाषा का जादूगर, ठीक है, किसे कहा गया कि भाषा का जादूगर कौन है, तो ये है आपके शिव पूजन सहाय, इनको भाषा का जादूगर कहा गया। नेक्स्ट है चिंतामणि के निबंधों का, किसके निबंधों का संग्रह, चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है। क्या लिखूं, निबंध के रचनाकार कौन है, क्या लिखूं। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उग्र, जैनेन्द्र या फिर अज्ञे, आपको बताना है। तो ये कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये कह रहे क्या लिखूं, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल कह रहे क्या लिखूं। इस पुस्तक में मेरी अंतर्यात्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है कोटेशन, डीएसएसबी ने 2021, 22, 18, 19 से लेकर इतना टीजीटी में आप देखेंगे 100 नंबर का जो 100 प्रश्न आते हैं, उसमें से 30 से 35 सेट में जो प्रश्न होते हैं, हर किसी सेट में नहीं आए, किसी किसी सेट में 30 कोटेशन डाल दिए। अब आप सोचिए कि कविताओं के अंदर से, कहानियों के अंदर से लाइन उठा के डाल रहे हैं, तो कितना एग्जाम का लेवल जो है टफ होता चला जा रहा है, उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन करना। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, हर तरीके से मतलब एक चौतरफा तैयारी करनी है, वो वाला हाल है। युद्ध जीतना है तो क्या, चौतरफा तैयारी करनी है आपको, साथ ही साथ फर्स्ट पेपर की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर कोटेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है, यात्रा के लिए निकलती रही, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से भी कोटेशन पूछी गई थी, ये यहाँ से लास्ट से पूछी गई थी। यात्रा के लिए निकलती रही, हृदय पर, बुद्धि पर हृदय को भी स्थान लेकर, ये पंक्ति किस निबंध संग्रह से निवेदन की उद्धृत की गई है, आपको बताना है। तो ये है आपके चिंतामणि भाग 1। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है, अभी पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, कविता क्या है, विधा क्या है, तो ये निबंध है। ठीक है, कविता क्या है, निबंध है, और किस में संकलित है, तो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 दिए होंगे, तो 1 में। और कविता के नाम सबसे पहले किस पत्र में छपा था, पहले नहीं छपा था, ये बाद में इन्होंने संकलित किया है इसको, चिंतामणि 1, 2 में इनके निबंधों का संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध। जिस प्रकार मानसरोवर में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है, उसी प्रकार से चिंतामणि में शुक्ल जी की निबंधों का संग्रह है, 1, 2, भाग 3 अलग अलग। लेकिन पहले ये जो कविता क्या है, निबंध है, किस में छपा था, किस पत्र में, आपको बताना है। तो ये सरस्वती में छपा था। नेक्स्ट है पंचपात्र निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है, पंचपात्र निबंध संग्रह आपको बताना है किसका है, तो ये है आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट है कुछ निबंध संग्रह के रचयिता कौन है, कुछ निबंध संग्रह, ये बस कुछ ही पूछा गया। अब आप देखिए कितना मतलब कुछ किसका निबंध संग्रह है, आपको बताना है, शिव पूजन सहाय का। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता, जो लोभी लोग होते हैं उनका दमन होता है। ठीक है, लोभियों का दमन योगियों के दमन से कुछ कम नहीं होता, लोभ के बल से कम, और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, और मन अपमान में समान भाव रखते हैं। किस निबंध की पंक्तियां हैं, किस पंक्ति, ये जो पंक्तियां दी गई हैं किस निबंध से ली गई हैं, आपको बताना है। तो ये लोभ और प्रीति, इसमें आप देखेंगे लोभ लोभ आ रहा है, तो आप इससे थोड़ा सा इसे पकड़ सकते हो ट्रिक से। ठीक है, कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है, कौन सा तत्व सामान्य लेख के निबंध को अलग करता है, निज विचार, भावुकता, लालित्य या फिर सामाजिक। तो ये जो कौन सा तत्व, नाटक के तत्व, कहानी के तत्व,
कविता के तत्व, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से डीएसएसबी पूछ रहा है। लास्ट ईयर मैंने देखा था 2018 में क्वेश्चन में पूछा गया था, निबंध के तत्व पूछे गए थे, कहानी के तत्व पूछे गए थे अलग अलग सेट में। तो ये पांच छह हर एक कहानी और उसके तत्व होते हैं, तो आपको तत्वों को याद रखना है। तो लालित्य जो है निबंध संग्रह को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवि और काव्य, कवि और काव्य निबंध संग्रह क्या है? ये निबंध संग्रह किसका है? पांडे वचन समावकर का, शांत द्विवेदी का। आपको बताना है किसका है, जैसे पूजन सहाय का, तो ये है शांत प्रिय द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। ठीक है, मेरी दैनिकी का क्या करूं, ठलुआ क्लब। ठीक है, ठलुआ क्लब किसका? गुलाब राय का। तो वही ठलुआ बैठे तो एक दिन की दैनिकी मतलब डायरी, उसको लिख रहे हैं, यहाँ से याद कर लो। ठीक है, मेरी असफलता, ये भी किसका? मेरी असफलता है, ठलुआ क्लब, क्या दैनिकी का एक पृष्ठ, ये गुलाब राय जी की है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुलाब राय। आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आगे की वीडियो को देखने के लिए इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहें। अपना थैंक यू।